जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, कैपिटल इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। दोस्तों, पैसा होता है वो व्यापार की जान होता है। इसके लिए अगर आपकी भी बैंक के अंदर कोई लिमिट चल रही है, जिसे कि सीसी लिमिट, कैश क्रेडिट लिमिट बोलते हैं, तो आप लोगों को भी समय समय पर बैंक वाले, आपके अकाउंटेंट, आपके सीए साहब बोलते होंगे, आपने सुना होगा कि प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट हमसे मांगी है। आप लोगों के लिए तो दोस्तों ये प्रोजेक्टेड होती है, लेकिन इसके कई नाम होते हैं, उसको आज हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सीसी क्या होता है। दोस्तों, सीसी यानी कि कैश क्रेडिट होता है। ये बैंक के द्वारा एक बिजनेसमैन को प्रोवाइड की जाती है। अगर आपके पास कोई स्टॉक पड़ा है, आपने किसी से उधारे पैसे लेने पड़े हैं, उसको खरीदने के लिए, स्टॉक को आपकी वर्किंग कैपिटल के लिए ये दी जाती है। दोस्तों, सीसी लिमिट है, मान लीजिए 10 लाख रुपए की आपकी लिमिट है और इसमें आप 5 लाख रुपए उठाते हैं, तो जो आपको ब्याज लगेगा वो 5 लाख पर ही लगने वाला है और बाकी अमाउंट पर नहीं लगेगा। और एक बार ये सीसी बन जाती है तो ये दोस्तों लगभग ये चलती रहती है, लेकिन हर साल आपको रिन्यू करवानी पड़ती है। बहुत तरह के डॉक्यूमेंट आप लोगों से मांगे जाते हैं। आप लोगों से आपकी केवाईसी मांगी जाती है दोस्तों, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आप अपनी आईटीआर आपसे मांगी जाती है, इनकम टैक्स रिटर्न। आप लोगों को पता होगा पहले 3 लाख थी, अब 4 लाख से ज्यादा इनकम होने पर आईटीआर भरनी जरूरी है। जीएसटी का सर्टिफिकेट, जीएसटी की रिटर्न्स मांगी जाती है। एमएसएमई के माध्यम से आपको दोस्तों थोड़ा सा कम यहाँ पे ब्याज लगता है। इसके अलावा मांगे जाते हैं प्रोजेक्शंस और फाइनेंशियल्स मांगे जाते हैं कि आप लोग क्या करने वाले हैं, आप लोगों ने आज तक क्या किया। दोस्तों, अगर आपकी सेल 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, आपकी सर्विस 50 लाख से ज्यादा है, तो इस केस में किसी सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको ऑडिट करानी पड़ती है। ऑडिट की जो लास्ट तारीख होती है ये 30 सितंबर होती है। तो मान लीजिए अप्रैल और मई के अंदर कोई बैंक वाले बोलते हैं कि इस साल की हमें ऑडिट रिपोर्ट लाओ, तो दोस्तों ऑडिट के फॉर्म ही नहीं आते हैं, ऑडिट अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो आप लोग उससे पिछले साल की ऑडिट देंगे। अभी मान लीजिए 31/3/26 आपका साल खत्म हुआ है और अप्रैल में ही आपसे ऑडिट रिपोर्ट मांग ली गई है, तो आप कौन सी ऑडिट देंगे? 31/3/25 वाली ऑडिट देंगे, क्योंकि 26 की तो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन 26 खत्म हो चुका है। अगर खत्म हो चुका है और आपने उसकी आईटीआर भर दी है, तो आपकी ये एक्चुअल बैलेंस शीट कहलाएगी दोस्तों। और अगर आपका अप्रैल आ चुका है, मार्च चला गया है, अभी ना तो आपकी आईटीआर भरी है, ना आपने ऑडिट कराई है, तो उस बैलेंस शीट को प्रोविजनल बैलेंस शीट बोलेंगे। इसे भी सीए सर्टिफाई मांगा जाता है। इसके बाद में दोस्तों जो आपका साल चल रहा है, मान लीजिए 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31/3/2027, मान लीजिए मई महीने के अंदर आपसे मांगा जाता है, मई 2026 में, तो आप दोस्तों क्या बोलेंगे उसे? एस्टिमेटेड, कि जो साल आपका चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है और उसका एस्टिमेट कर रहे हो, तो ये एस्टिमेटेड बैलेंस शीट होगी। इसके अलावा 31/3/28 वाली बैलेंस शीट अगर आपसे मांगी जाती है, जो साल अभी चालू भी नहीं हुआ, खत्म होगा, उसको दोस्तों प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बोला जाता है। इसके अलावा सीएमए डेटा आप लोगों ने सुना होगा, क्रेडिट मॉनिटरिंग एनालिसिस होता है। इसके अंदर क्या होता है, आपके 5 सालों की, पिछले 2 सालों की, अगले 2 सालों की, एक बीच वाले साल की, बहुत तरह के रेशियो एनालिसिस यहाँ पे किए जाते हैं और उसके आधार पर डिसाइड होता है कि आपका मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस इतने रुपए का लोन आपका बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो दोस्तों अब हम आपको एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट आप अपनी कैसे बना सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपका 31 मार्च 2026 खत्म हो चुका है, तो ये वैसे तो एक्चुअल माना जाता है। अब इसको आप सीए को सिग्नेचर करके देते हैं, आप खुद सिग्नेचर करके जो प्रोविजनल बैलेंस शीट है वो देते हैं, या आपकी एक्चुअल में आईटीआर या ऑडिट हो चुकी है, तो उसके आधार पर ही आपको अगला साल लेना है। अभी आप एज ऑन डेट की दे सकते हैं। मान लीजिए आप 31 मई को बना रहे हैं, 30/6 बना रहे हैं, 31/7 बना रहे हैं, 31/8, वो बैंक वाले एज ऑन डेट की मांग सकते हैं। लेकिन जो आपका साल चल रहा है, मान लीजिए 1 अप्रैल 26 से लेकर के 31/3/2027 का साल है, ये 31 मार्च को खत्म होगा, तो ये देखिए हमारा पहला साल 31/3/27 है और यहाँ पे हमने एस्टिमेटेड लिख दिया है। एक्सेल की शीट में आपको काम करना है, वर्ड के अंदर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे काफी तरह की कमांड्स आपको देखने को मिल जाएगी। एबीसी कंपनी लिमिटेड आपका एंड कंपनी है, जो भी आपकी फर्म का नाम है, प्रोप्राइटर का नाम है, आपकी लोकेशन, आपका जीएसटी नंबर अगर है तो, इसके बाद में एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन आप लिख सकते हैं। एस्टिमेटेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट 31/3/2027 हम एस्टिमेट कर रहे हैं, 2027 में हमारा इतना हो जाएगा। अब मान के चलते हैं दोस्तों, हमारी इस केस में 5 लाख रुपए की लिमिट है। अब 5 लाख रुपए की लिमिट है तो ये लिमिट डायरेक्ट नहीं देते हैं, आपकी सेल होती है उसका परसेंटेज होता है। मान लीजिए 20%, आप कहेंगे मेरी 10 लाख रुपए की सेल है, तो इसका 20% तो 2 लाख रुपए ही लिमिट बनेगी। आपकी ड्रॉइंग पावर, डीपी जिसे बोलते हैं, वो होनी बहुत जरूरी है। हालांकि आपको नहीं पता होगा, लेकिन बैंक वाले करते हैं। अगर आप यहाँ पे दिखाएंगे मेरी 40 लाख सेल है और इसका 20% करेंगे, तो 8 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल जाएगा। अब पिछले साल दोस्तों हमारी
हमारे केस में हम एग्जांपल लेते हैं 30 लाख रुपए उस व्यक्ति की सेल 31/3/26 में थी। अब गवर्नमेंट कहती है, बैंक कहता है कि आप मोटा मोटी 20% का इंक्रीज लेकर के चलें, तो इसमें 6 लाख रुपए बढ़ा देंगे तो हमारी 36 लाख रुपए की सेल हो गई है। दोस्तों ऐसा कुछ फिक्स वो नहीं है, लेकिन आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप 30 लाख से 1 करोड़ की सेल कर देते हैं तो आप उन्हें बता दीजिए ये मेरी नई मशीन आएगी, मेरे ज्यादा सेल होगी, तो इस हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमने यहाँ पे 36 लाख लिख दिया है दोस्तों। 36 लाख क्या होता है आप अपने राउंड फिगर में लिख सकते हैं, आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है 36,10,150 रुपए, आप सिंपली 36 लाख रुपए यहां पे लिख देंगे तो हमारी दोस्तों सेल आ गई 36 लाख रुपए की। अब ओपनिंग स्टॉक की बात करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आपको आधार तो दोस्तों 31/3/2026 का लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो क्लोजिंग होगा वही तो आपका 1/4/26 का आने वाला है। कई बार तो लोग ये भी गलती करते हैं, तो पिछली बैलेंस शीट में दोस्तों मान लीजिए मेरा 7,60,900 रुपए का स्टॉक पड़ा था और वो मेरा ओपनिंग में आ गया था। अब आपको कितना स्टॉक लेना है, यहां पे स्टॉक का भी दोस्तों परसेंटेज होता है। मान लीजिए आपने बता दिया मेरे पास 4 लाख का स्टॉक पड़ा है, इसका तो दोस्तों 80% ही आपको देंगे, वो 8 चौक 32 3,20,000 ही हुआ। तो आपको स्टॉक भी उस हिसाब से रखना है। मान लीजिए आप 10 लाख का स्टॉक रखते हैं और इसका आपको 80% अगर वो लोन दे देते हैं तो 8 लाख तक का लोन आपको मिल जाएगा। तो हमारे केस में हमने यहाँ पे दोस्तों 9,90,800 रुपए का स्टॉक रख दिया है। अब क्या होगा, आप इतना माल आपके पास पहले पड़ा था, इतना आपने और ले लिया, इतना आपने बेच दिया, इतना आपके पास पड़ा है, जो डिफरेंस है ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, जिसे कि जीपी बोलते हैं। अब दोस्तों जीपी आपका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता है, इसमें से जो भी खर्चे आपने किए वो घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट होता है। अब दोस्तों आपको तो पता नहीं है जीपी कितना रखना है, तो जीपी आप मान लीजिए 15 लाख रखते हैं। मान लीजिए आपने 15 लाख का प्रॉफिट है और 10 लाख और खर्चे हो गए तो 5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने 23 लाख रुपए की परचेज ले ली दोस्तों, कुछ चीजें राउंड फिगर में करेंगे, आपको सिर्फ डेटा डालना है, ये ग्रोस प्रॉफिट आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा 15 लाख रुपए। ये 15 लाख रुपए दोस्तों जो आपका है ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा, जो आपकी कमांड ऑटोमेटिक लग जाएगी। जैसे ही हम यहाँ पे इक्वल के निशान पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे लेकर के आ जाएंगे तो हमारा ये देखिए 15,29,900 रुपए का ग्रोस प्रॉफिट आ चुका है। अब दोस्तों ये जो ग्रोस प्रॉफिट है इसको कमाने के लिए आपने कुछ खर्चे भी किए होंगे, दुकान की, सैलरी की, बिजनेस की, ये सारे के सारे आप ध्यान रखिए, आपके ख्याली पुलाव हो रहे हैं दोस्तों। आप सिर्फ कागजों के अंदर बता रहे हैं कि मेरा इतना ये हो जाएगा। मान लीजिए आप 2 पर्सन को 10,000 के हिसाब से सैलरी दे रहे हैं तो 2,40,000 रुपये आपने सैलरी दे दी, 10,000 रुपये मान लीजिए आपका रेंट है तो ये 1,20,000 रुपये आपका साल का रेंट चला जाएगा। चाय पानी में आपने 45,600 किए, बिजली का बिल दोस्तों आपका अगर 2,000 रुपये महीने का आता है तो यहाँ 24,000 हो जाएगा। इस हिसाब से आपको अपने सारे के सारे खर्चे हैं वो आपको एस्टिमेट करने हैं कि मेरे इतने खर्चे हो जाएंगे। 300 रुपये मान लीजिए मोबाइल का रिचार्ज हर महीने होता है तो 3600 यहाँ आ जाएगा। इंटरेस्ट एंड बैंक दोस्तों, अगर मान लीजिए आप लोगों की 5 लाख रुपये की लिमिट है और 10% का इसका ब्याज है तो 50,000 रुपये तो आपका इंटरेस्ट ही लग जाएगा। फिर आपके रिन्यूअल चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस थोड़ी बहुत मान लीजिए 5,000 और लग गई तो लगभग आपका 55,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। तो ये 55,000 रुपये का खर्चा आपको यहाँ पे डाल देना है, जिससे क्या होगा कि आप बैंक वालों को ये जस्टिफाई कर देंगे कि ये सारी की सारी लिमिट है वो मैं यूटिलाइज करूँगा और उसको मैं यूज करने वाला हूँ। लेबर वगैरह कोई पेड की है आपने दोस्तों तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जनरल कोई भी ऐसा खर्चा जो बाकी जगह पर नहीं आ रहा है तो उसको आप यहाँ पे डाल दीजिए ताकि आपका सारी चीज़ें जस्टिफाई हो जाए। डेप्रिसिएशन का अब दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल आता है। अगर आपके पास कोई फिक्स एसेट है, कोई संपत्ति है और आप प्रॉपर उसको मेंटेन कर रहे हैं तो आप डेप्रिसिएशन का चार्ट आपको नीचे दिया गया है, इस पे भी जा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों डेप्रिसिएशन का चार्ट है। मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर है, वैसे ये मैंडेटरी नहीं है आप लोगों के लिए अगर ऑडिट वगैरह नहीं होती है तो, लेकिन डाल दीजिए। अब मान लीजिए दोस्तों आपके पास 1 लाख रुपये का कोई कंप्यूटर है तो 1 लाख रुपये को यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पे 40% का डेप्रिसिएशन कंप्यूटर पर लगता है। ये देखिए रेट आ रहा है तो 1 लाख रुपये हमारे पास था, यहाँ पे हमारी 40,000 रुपये की डेप्रिसिएशन है, 60,000 रुपये की वैल्यू हमारी रह गई। फर्नीचर भी मान लीजिए हमारे पास 1 लाख रुपये का पड़ा था, 1 लाख में से फर्नीचर की 10% डेप्रिसिएशन होता है तो 40 + 10 ये 50,000 रुपये हमारा खर्चा हो जाएगा और इस खर्चे को हम काउंट कर सकते हैं। आगे हमारे P&L के अंदर ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लेके जा सकते हैं। नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे इस तरह से अगर इसकी कमांड लगा देंगे तो दोस्तों ये खर्चा ऑटोमेटिक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लेम हो जाएगा। तो हमारा इनकम, हमारा प्रॉफिट रह गया 8,58,000 रुपये। हो सकता है कोई ब्याज वगैरह की कोई और इनकम आ रही हो, टोटल 12 लाख
लाख रुपए तक इनकम पर आपको 1 भी रुपए का टैक्स नहीं देना होता है। तो आपका दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट बन गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया है। अब आपको कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता बनाना होता है। नीचे आप अपनी फर्म का यहाँ पे नाम और इसमें मोर साइन करके दे देंगे ताकि थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी हो जाएगी। सीए को साइन करवाने की जरूरत आपको नहीं होती है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एस्टिमेटेड आपका कैपिटल अकाउंट 31/3/27 को आ जाएगा। पिछली बैलेंस शीट में आपकी कितनी कैपिटल थी उसको आपको यहाँ पे लेना है। फॉर एग्जांपल दोस्तों मान लीजिए कि आपकी 4,50,000 रुपए की जो भी आपकी बैलेंस शीट में कैपिटल जो बैंक को आपने ऑलरेडी दे रखी है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद में आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिक उठ करके आ गया है। सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, कोई डिविडेंड इनकम मान लीजिए आपको आनी थी। अब सेविंग के बाद में मान लीजिए मेरे को तो 2,000 रुपए सेविंग का ब्याज आएगा और मेरे को 50,000 रुपए एफडी का ब्याज आएगा और डिविडेंड मुझे 1,000 रुपए कंपनी दे देगी। अब ड्रॉइंग्स के अंदर मैं हर महीने 10,000 रुपए का खर्चा करता हूँ, 1,20,000 रुपए मेरी ड्रॉइंग्स आ गई। मैं बच्चों की 50,000 रुपए की फीस भरता हूँ। होम लोन मैंने ले रखा था दोस्तों, उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मेरी किस्त जाती है, वो मेरी 50,000 जाती है। LIC मैंने करवा रखी है बच्चों की, वो फैमिली की, वो 50,000 जाती है। तो घूम फिर के दोस्तों मेरी पूंजी इतनी रह गई 10,91,000। इस पूंजी का भी होता है आपकी जो ये कैपिटल है और आपका लोन है ये 4 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपकी 10 लाख रुपए की कैपिटल है और 40 लाख से ज्यादा की आपकी आउटसाइड लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ये भी बैंक वाले देखते हैं, करंट रेशो देखते हैं, डेट इक्विटी कवरेज रेशो देखते हैं। अब दोस्तों हमारी वीडियो का मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट, बैलेंस शीट हमारी आ चुकी है 31/3/27 की। प्रोपराइटर की यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, ये पूंजी वहां से ऑटोमेटिक उठ करके आ गई है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोन फंड्स लिखेंगे, ए में लिखेंगे सिक्योर्ड, जिसमें सिक्योरिटी दी गई है, गिरवी आपका है। दोस्तों जिस बैंक से है, मान लीजिए SBI CC लिमिट जयपुर, जयपुर में कोई लिमिट है मेरी 5 लाख रुपए की। इसके अलावा कोई ओडी है, कोई टर्म लोन है, कोई एजुकेशन लोन है, कोई होम लोन है, उनको भी आप बेसिक यहाँ पे डाल सकते हैं। नहीं भी डालेंगे दोस्तों तो आपकी वो सिबिल तो निकालेंगे, उसमें सारे के सारे लोन शो कर जाते हैं। तो ये मेरी 5 लाख रुपए की लिमिट थी और ये पूरी की पूरी मैं उठा के रखूंगा, इस हिसाब से आपको दिखाना होता है। अनसिक्योर्ड लोन मतलब आपने अपना पैसा किसी और को दे रखा है, तो यहाँ पर कोशिश करें दोस्तों ये डाइवर्जन ऑफ फंड ना हो। अगर हो सकता है 5 लाख रुपए यहाँ पे किसी से आपने लोन उचंती उधारे ले रखे हैं और जो आपके ये लोन एंड एडवांस जाएंगे, ऐसा ना हो कि ये 5 लाख रुपए आपने बैंक से लिए और ये 5 लाख रुपए इनको दे दिए, तो ये थोड़ा सा एंड यूज जस्टिफाई नहीं होता है। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, आपने कितने रुपए लोगों से माल आपने उधार लिया था उनको पैसे देने हैं। कई बार बैंक वाले दोस्तों इसको एज वाइज मांगते हैं कि 90 दिन से पुराने हैं, 180 दिन से पुराने हैं, ताकि आपकी ये रेशियो कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे डाल देनी है, मैनुअल भी डाल दें, आईडीएस से भी डाल दें। और यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन चार्ट है दोस्तों, जो हमारी फिक्स असेट हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, तो घटाने के बाद 2 लाख वाली 1.5 लाख की रह गई, ये 1.5 लाख रुपए हमारे यहाँ पे आ गए हैं। अब हमारा स्टॉक है दोस्तों, स्टॉक यहाँ पे आपको बता दिया, जो वहाँ से कैलकुलेट होकर के आ गया है। सन्ड्री डेप्टर्स क्या होता है, जिन व्यक्तियों को उधार दिया और आपने ग्राहक खो दिया दोस्तों, लेकिन उधार किसी से आपने पैसा लेना है तो ये भी तो आपकी संपत्ति है ना, वो यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद में यहाँ पे अगर आपका SBI में खाता है, PNB में खाता है, आपके कैश इन हैंड कितना रह जाएगा, आपने किसी को लोन दिया हुआ है, आपने किसी को पैसा इन्वेस्ट करके कहीं पे डाला हुआ है, तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। अब नीचे दोस्तों ये देखिए आपका जो 18,41,000 है और 19,61,000 है, तो ये आपका अमाउंट टोटल मैच करना बहुत जरूरी है। अगर ये मैच नहीं होगा, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास में 20,000 रुपये इस बैंक में पड़े हैं, 20,000 रुपये इस बैंक में पड़े हैं, तो जो डेटा आप डालते रहेंगे उस डिफरेंस को आप अपने हिसाब से, क्योंकि ये सारे ख्याली पुलाव है, मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ, तो उस हिसाब से आपको ये सारा का सारा डेटा डालना है। और जैसे ही दोस्तों आप नीचे आ जाएंगे, अब ये देखिए 20,41,110, 20,41,110, तो डिफरेंस आपका ये 0 आ गया। ये सारी की सारी कमांड्स हमारी लगी हुई हैं दोस्तों, यहाँ पे आप सील और सिग्नेचर करके आप अपने को बैंक में दे सकते हैं। अब अगला साल दोस्तों फिर आ गया, इसको या तो अलग शीट में यहाँ पर भी कॉपी कर सकते हैं या इसके नीचे भी आप सारा का सारा फर्म का नाम, आपका स्टेट, आपका जो एड्रेस है, GST MSME। अब दोस्तों पहले तो एस्टिमेटेड लिया था, अब जो साल अभी चालू ही नहीं हुआ है उसे हम प्रोजेक्टेड मानते हैं। तो 2028 में यहाँ पे हमारी जो पिछला जो था 27 का क्लोजिंग या 28 आ जाएगा और इस आधार पे आप अपनी आगे की सारी ट्रेडिंग अकाउंट, पहले आपने देखिए दोस्तों यहाँ पे सेल ली थी आपने, ये देखिए 36 लाख रुपए की, तो इसमें 7, 8, 10 लाख रुपए और बढ़ा दो, 46 लाख 45 लाख कर दो। तो इस हिसाब से आपकी ये शीट्स 2026 की, 27 की, 28 की, जिस हिसाब से आपको ये चाहिए उस हिसाब से देते रहें। मैं आपको एक DP जो कैलकुलेट करके बताने वाला था उसके बारे में एक बार और बता दूं। ये GP का रेशो देख लीजिए दोस्तों, NP का रेशो देख लीजिए। आप यहाँ पे जैसे हमने ये कमांड लगा रखी है कि आपका इतना तो हुआ है प्रॉफिट,
इतनी सेल पर हुआ है तो ये इस साल का इतना हो गया, और पिछले साल का कितना था इसको भी थोड़ा सा मेंटेन करके अगर आप रखेंगे तो भी आपके लिए काम आने वाला है, बैंक वालों को भी आसानी हो जाती है। अब दोस्तों आपकी ड्राइंग पावर, बैंक बोलता है जितना भी आपका स्टॉक पड़ा है उसके 80% का लोन हम आपको दे देंगे। हमारे पास स्टॉक दोस्तों पड़ा था, ये देखिए 9,90,000 का, तो 792 तो हमारा ये हो गया, तो हमारा ऑटोमेटिक ही 5 लाख रुपए की लिमिट पूरी हो रही है। लेकिन डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स, जितने रुपए 855 आपने किसी से लेने हैं और 250 देने हैं, वो घटाने के बाद उसका 60% भी आपको लोन दे सकते हैं। तो ये देखिए 8 ये हो गया और 3 11-12 लाख रुपए तक का लोन, ये देखिए 11,55,000 रुपए तक का लोन हमें मिल सकता है। और हमारी सेल का 20 या 25% तक का अगर इसके अंदर हम फिट बैठ रहे हैं। तो दोस्तों आप एज ऑन डेट की बैलेंस शीट दीजिए, आपका जो साल खत्म हो चुका है प्रोविजनल बैलेंस शीट दीजिए, और जिसकी आप ITR लगा चुके हों उसकी एक्चुअल या ऑडिटेड बैलेंस शीट दीजिए। जो साल आपका अभी चल रहा है उसकी एस्टिमेटेड दीजिए, जो साल अभी आपका चालू होगा उसकी आप प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट दीजिए, और आपका लोन अच्छे से रिन्यूअल हो जाएगा। क्योंकि बैंक्स में हम लोग जब टैक्स इनकी कंकरेंट ऑडिट करने जाते हैं तो बहुत कमियां वहाँ पे मिलती हैं। आप अच्छे से पहले से देंगे तो एक गुड वैल्यू आपकी वहाँ पे क्रिएट होगी कि ये पार्टी बहुत अच्छी है, ये अच्छे से कोऑपरेट करती है। इस हिसाब से ही दोस्तों आपको अपनी ये मेंटेन करके चलनी है और बैंक में देनी है। आपको इसका एक्सेल की शीट का लिंक चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके बड़े ही आसानी से इसे भर करके प्रिंट निकाल करके बैंक में दे सकते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल आपको फीस किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स एडवोकेट को देने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो दोस्तों कुछ सजेशंस मैं आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले आपको अपनी GST के रिटर्न के अंदर जो आपने सेल दिखाई है, ITR में जो सेल या प्रॉफिट दिखाया है, आप अपने रेशियो चेक करें। इसमें होता है करंट रेशियो, आपकी जो कैपिटल और आउटसाइड लायबिलिटी रेशियो होता है, डेट कवरेज रेशियो होता है, मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस है, CA सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। आप हर एक डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करके देंगे, किसी प्रोफेशनल की भी हेल्प लेंगे। दोस्तों आप अगर आपकी भी कोई CC लिमिट चल रही है और आपके पास कोई ऐसे प्रोफेशनल नहीं है तो आप हमारी सर्विसेज कभी भी हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसे लाइक करें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाता है, इस बैलेंस शीट का लिंक आपको चाहिए कि इसका एक्सेल का फॉर्मेट आप अपने आप घर बैठे बैठे बना लें, तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।